कहानी शुरू हुई थी ठीक 3 दिन पहले, जब विक्रम हमारे गांव बंसीपुर आया था अपने दोस्त राजू की शादी में। रात का वक्त था, चौपाल पर अलाव जल रहा था और तभी बातों बातों में काला घाट का जिक्र छिड़ गया। तुम लोग भी कमाल करते हो यार। 21वीं सदी में जी रहे हो या आदि मानव के जमाने में? कहते हो कि एक धोबी रात को कपड़े धोता है और वो दिखाई नहीं देता। ये सब बकवास है। साइंटिफिकली सोचो, शायद हवा से पेड़ हिलते होंगे या पानी की लहरें पत्थर से टकराती होंगी, जिसे तुम भूत समझ बैठे हो। विक्रम, तू आवाज नीचे रख। यहाँ उस घाट का मजाक उड़ाना सख्त मना है। तुझे नहीं पता वहाँ क्या होता है। हमारे दादाजी बताते थे कि वो कोई मामूली धोबी नहीं है, वो एक श्राप है जो बरसों से वहाँ बसा है। अगर उसने तेरी बातें सुन ली तो शादी का घर मातम में बदल जाएगा, इसलिए चुप कर जा भाई। बेटा, शहर की किताबों में वो नहीं लिखा होता जो इस गांव के अंधेरे ने देखा है, इसलिए जुबान पर लगाम लगाओ। वो घाट काला घाट इसलिए कहलाता है क्योंकि वहाँ पानी काला है और वो धोबी कपड़े नहीं कुछ और धोता है। पिछली बार जो वहाँ गया था उसकी सिर्फ हड्डियां मिली थीं, चमड़ी का एक रेशा भी शरीर पर नहीं बचा था। उस पल चौपाल पर ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने सबकी सांसें खींच ली हो। शंभू काका की आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सा रहम था, जैसे वो किसी बकरे को कसाई के पास जाते देख रहे हों। राजू तो कांपने लगा था, हवा भी एकदम रुक गई थी, मानो कुदरत भी विक्रम की इस बेवकूफी पर हैरान थी। नहीं विक्रम, तू पागल हो गया है क्या? वहां जाने का रास्ता भी कटीली झाड़ियों और सांपों से भरा है, और अगर तू वहां पहुंच भी गया तो रात के 3 बजे वाली ठपकी की आवाज सुनकर तेरा दिल फट जाएगा। मैं तुझे वहां नहीं जाने दूंगा, तुझे मेरी कसम है। बैठ जा और ये पागलपन छोड़ दे। तेरी कसमों से मेरा डर नहीं जागेगा राजू। मुझे सबूत चाहिए और आज मैं वो सबूत लेकर ही रहूंगा। अभी रात के 12 बजे है। 3 बजे तक मैं उस पत्थर पर बैठकर सिगरेट पीऊंगा जहां तुम कहते हो वो धोबी आता है। अगर तू मेरा दोस्त है तो साथ चल और देख, और अगर डरपोक है तो यहीं औरतों की तरह दुबक कर बैठ जा। विक्रम ने काका की बात को हंसी में उड़ा दिया और लालटेन उठाकर अंधेरे की तरफ चल दिया। राजू, जो अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ सकता था, रोते रोते उसके पीछे चल पड़ा। गांव से धोबी घाट का रास्ता करीब 2 किलोमीटर का था, बिल्कुल सुनसान और ऊबड़ खाबड़। जैसे जैसे वो गांव की रोशनी से दूर हो रहे थे, अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा उन्हें निगलने के लिए अपना मुंह खोल रहा हो। विक्रम, अभी भी वक्त है, वापस चलते हैं। मुझे यहाँ की हवा में अजीब सी बदबू आ रही है। मेरी दादी कहती थी कि इस रास्ते पर रात को चलने वालों के पीछे छलावा लग जाता है। प्लीज भाई मान जा। बदबू इसलिए है क्योंकि यहाँ पास में कोई जानवर मरा होगा। तुम गांव वालों का हर चीज में भूत दिखता है। और ये पेड़, ये बस पुराने हैं राजू। मुझे तो इस एडवेंचर में मजा आ रहा है। वीडियो बनाऊंगा मैं। जब मैं शहर जाकर ये वीडियो दिखाऊंगा तब सबको पता चलेगा कि तुम्हारा ये काला घाट बस एक गंदा तालाब है। विक्रम रुक, देख उस पेड़ पर क्या लटक रहा है। वो किसी के कपड़े हैं क्या? इतनी रात को इस जंगल के बीच इतने ऊंचे पेड़ पर सफेद कपड़े कौन सुखाएगा? अरे यार, वो किसी किसान का गमछा होगा जो आंधी में उड़कर वहां अटक गया होगा। तू बहुत सोचता है। चल जल्दी चल, हमें 3 बजे से पहले घाट पर पहुंचना है ताकि हम उस अदृश्य धोबी का स्वागत कर सकें। वैसे भी मुझे प्यास लग रही है। उम्मीद है उस घाट का पानी पीने लायक तो होगा ही। आखिरकार वो उस जगह पहुंच गए, काला घाट, एक बड़ा गहरा तालाब जिसके किनारे काले पत्थरों से बने थे। पानी इतना शांत था जैसे कांच का टुकड़ा हो, लेकिन उसमें से सड़े हुए मांस की एक तीखी गंध आ रही थी। घाट के बीचों बीच एक बड़ा चपटा पत्थर था, वही पत्थर जिस पर वो धोबी कपड़े धोता था। उफ, कितनी गंदी बदबू है यहाँ। ऐसा लग रहा है जैसे किसी
कसाई खाने में आवे हूं। देख राजू, ये रहा तेरा वो जादुई पत्थर, बिल्कुल सूखा पड़ा है, यहाँ कोई नहीं है। अब मैं यहाँ बैठूंगा और 3 बजने का इंतजार करूंगा, फिर हम घर चलेंगे और तू सबको सच बताएगा। भाई अब जिद छोड़, 3 बजने में सिर्फ 15 मिनट बचे हैं, वो वक्त करीब आ रहा है। 15 मिनट और सही, मैं तो चाहता हूं कि वो आए, मैं देखूं तो सही कि वो मेरी चमड़ी कैसे उतारता है। अरे ओ अदृश्य धोबी, अगर तू है तो बाहर आ। देख, मैं तेरे पत्थर पर खड़ा हूं, गंदे जूतों के साथ। तभी अचानक वहां एकदम से सन्नाटा छा गया। हवा भी जैसे थम सी गई हो, पत्तों की सरसराहट तक सुनाई देना बंद हो गई। उस खामोशी में दिल की धड़कनों की आवाज साफ महसूस होने लगी। उसी सन्नाटे को चीरती हुई कुछ दूरी से किसी के चीखने की आवाज आने लगी। वो कोई मामूली चीख नहीं थी, वो दर्द से भरी हुई जान निकाल देने वाली चीख थी, जैसे कोई बुरी तरह तड़प रहा हो या फिर मदद के लिए आखिरी बार पुकार रहा हो। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। चेहरों पर डर साफ झलक रहा था, सांसें तेज हो चुकी थीं और कदम अपने आप कांपने लगे थे। फिर भी अनजाने डर को दबाते हुए वो उन आवाजों की दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, चीखों की आवाज और भी अजीब होती जा रही थी, कभी पास लगती तो कभी अचानक बहुत दूर। ऐसा लग रहा था मानो वो आवाजें उनसे भाग रही हों या फिर जानबूझकर उन्हें अपने पीछे बुला रही हों। हर कदम के साथ डर और गहरा होता जा रहा था, अंधेरा गाढ़ा होता जा रहा था और उस रहस्यमयी चीख की गूंज चारों तरफ फैलती जा रही थी। विक्रम भाई, ये चीखे कौन मार रहा है? यार मुझे ये आवाज बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। अभी भी मेरी बात मान ले, आवाज को छोड़ दे और चल यहाँ से। प्लीज विक्रम, और आगे मत चल, अभी भी वक्त है। सीधे घर चलते हैं, यहाँ से भाग चलते हैं। यार तू क्यों इतना चिंता करता रहा? जब तक मैं हूं तब तक कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। बेकार में डर रहा है तू। हो सकता है कोई आदमी बेचारा फंसा हुआ हो, जो दर्द में या मदद के लिए चिल्ला रहा हो। अगर सच में कोई मुसीबत में है और हम यहाँ से चले गए तो फिर उसकी मदद कौन करेगा? करीब 10 मिनट तक लगातार चलने के बाद वे दोनों गांव के शमशान घाट पहुंच गए। वहां चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। न कोई इंसानी आहट, न जानवरों की आवाज, बस एक भारी खामोशी। विक्रम, यहाँ कोई नहीं है, आवाज बंद हो गई है। देख, यहाँ की जमीन कितनी गर्म है, मेरे जूतों के नीचे मुझे महसूस हो रहा है। भाई वापस चलते हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। चुप कर, कोई तो था यहाँ, अभी तो आवाज आई थी। हेलो, कोई है? कौन चिल्लाया था? सामने आओ, हम शहर से हैं, हम मदद कर सकते हैं। अजीब है, यहाँ तो कोई पैरों के निशान भी नहीं है। तभी अचानक शमशान के चारों तरफ एकदम से घना कोहरा फैल गया। चारों ओर सफेद सा धुआं भरने लगा, इतना गाढ़ा कि कुछ भी साफ दिखाई देना मुश्किल हो गया। वो धुआं धीरे धीरे घूमने लगा, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे जकड़ रखा हो। देखते ही देखते उसी धुएं के बीच कुछ आकृतियां उभरने लगीं। वो इंसानी शक्लों जैसी थीं, लेकिन उनकी चाल और हाव भाव बिल्कुल अस्वाभाविक थे। वो आत्माएं थीं। भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ। वो आ रहा है, उसे महल की बदबू आ गई है। हम भी मदद करने आए थे, अब हम धुल चुके हैं। अपनी चमड़ी बचाओ, भागो। राजू, ये क्या है? ये हवा में क्यों तैर रहे हैं? इनके पैर नहीं हैं। हे भगवान, तू सही कह रहा था, ये सब सच है। भाग राजू, ये जगह श्रापित है, हमें भागना होगा। मैं कब से यही कह रहा था। दौड़ विक्रम, शमशान के गेट की तरफ भाग। पीछे मुड़कर मत देखना, वो आत्माएं हमें रास्ता दे रही हैं। निकल ले भाई। विक्रम और राजू ने पूरी जान लगाकर शमशान के गेट की तरफ दौड़ लगा दी। सांसें बेकाबू हो चुकी थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। राजू आगे था, बिना पीछे देखे भागता हुआ, और विक्रम
उसके ठीक पीछे पीछे। लेकिन ठीक उसी पल, जैसे ही वे शमशान की सीमा पार करने वाले थे, विक्रम अचानक रुक गया। उसके कदम वहीं जम गए। शरीर आगे बढ़ना चाहता था, मगर पैर तस से मस नहीं हो रहे थे। ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके पैरों को किसी अदृश्य रस्सी से कसकर बांध दिया हो। राजू, राजू रुक, मेरा पैर जमीन से चिपक गया है। मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। कोई है जो मुझे जकड़ रहा है, कसकर पकड़े हुए है। बचाओ राजू, ये मुझे पीछे खींच रहा है, शमशान की तरफ। हाथ दे मुझे। जोर लगा विक्रम, पूरी ताकत लगा। अपना जूता उतार दे जल्दी, शायद जूता ही कहीं फंसा हुआ है। समय मत बर्बाद कर, कुछ भी करके खुद को छुड़ा। जल्दी कर विक्रम, मुझे पीछे से किसी के भारी कदमों की ठप ठप आवाज आ रही है। वो आवाज पास आती जा रही है, बहुत पास। जूता नहीं है राजू, ये कोई शक्ति है। मेरी हड्डियां, मेरी पैरों की हड्डियां दब रही हैं। राजू, मैं ऊपर उठ रहा हूँ, देख मैं हवा में जा रहा हूँ। मुझे नीचे खींच भाई, मुझे जाने मत दे। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वो उसे खींचकर बाहर निकाल लेगा, लेकिन तभी अचानक विक्रम का शरीर गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ हवा में तेजी से ऊपर उठने लगा। एक झटके में वो जमीन से लगभग 10 फीट ऊपर जा पहुंचा। विक्रम हवा में तड़पता रह गया और तभी उसके ठीक पीछे हवा के बीच एक गहरा काला साया प्रकट हुआ। वो साया अस्वाभाविक रूप से घना था, इतना गाढ़ा कि रात का अंधेरा भी उसके सामने फीका लग रहा था। नहीं, छोड़ दे मुझे माफ कर दे। राजू कुछ कर, ये मेरी पसलियां तोड़ रहा है। मेरी चमड़ी, ये मेरी चमड़ी को छीन रहा है। जैसे कपड़े को पत्थर पर रगड़ते हैं, ये मुझे रगड़ रहा है। माँ! छोड़ दे उसे शैतान, वो मेरा दोस्त है। उसने तेरा क्या बिगाड़ा है? विक्रम, भगवान का नाम ले, कुछ तो बोल यार, कुछ तो कर। हाथ पैर चला, पूरी ताकत लगा। विक्रम, हार मत मान प्लीज। एकदम से राजू ने महसूस किया कि विक्रम उसके सामने नहीं है। वो जहां हवा में तड़प रहा था, वहां अब कुछ भी नहीं था, न विक्रम न ही वो काला साया। राजू घबरा गया। वो बदहवासी में इधर उधर देखने लगा, विक्रम को पुकारने लगा, लेकिन चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। धुंधली रात, खामोश शमशान और दिल दहला देने वाली चुप्पी। वो चलते चलते अनजाने में उसी पेड़ के पास पहुंच गया जहां कुछ देर पहले दोनों ने कपड़ा लटका हुआ देखा था। राजू की नजर ऊपर गई और उसकी सांस वहीं थम गई। अब वहां कपड़ा नहीं था, वहां विक्रम लटका हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं, शरीर बिल्कुल बेजान, और वो हल्के हल्के झूल रहा था, जैसे उसकी जान कब की निकल चुकी हो और किसी ने उसे धोकर निचोड़कर बस सूखने के लिए टांग दिया हो। यह दृश्य देखते ही राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी चीख गले में ही अटक गई। डर के मारे उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और पूरी ताकत से वहां से भाग निकला। अगले दिन गांव की चौपाल पर विक्रम की बातें हो रही थीं। लोग उसे उसकी बेवकूफी और अकड़ के लिए याद कर रहे थे। कोई मजाक उड़ा रहा था, कोई उसकी गलती गिना रहा था, लेकिन राजू ने कांपती आवाज में सबको सच बताया। उसने कहा कि वो कोई हादसा नहीं था, वो सजा थी। राजू ने सबको चेताया कि जो अहंकार और झूठ का सहारा लेगा, जो खुद को सबसे ऊपर समझेगा, उसे धोबी जरूर धोने आएगा और इस बार कोई वापस नहीं बचेगा।